हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। जैसा कि हम डेली न्यूज़पेपर की एनालिसिस करते हैं और वो चाहे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ होती हैं उनको हम देखते हैं और एनालिसिस करते हैं। ये वीडियो एनालिसिस सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वो चाहे कोई यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, प्री या मेंस की एनडीए के लिए कर रहा हो, या फिर कोई सीडीएस के लिए कर रहा हो, या फिर कोई सीएपीएफ के लिए कर रहा हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। ठीक है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, इसमें एस्से वाला होता है पेपर, ऑब्जेक्टिव वाला, और या कोई किसी की एफकेट की अगर एग्ज़ाम है तो वो भी यहाँ से प्रिपरेशन कर सकता है। और ख़ासकर जो एसएसबी के स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि जिसकी एसएसबी आई होती है, वो डायरेक्ट एंट्री से हो या इनडायरेक्ट एंट्री से, तो अपने जीडी के जो भी पॉइंट्स होते हैं और लेक्चरेट के पॉइंट्स होते हैं और इंटरनेशनल रिलेशन यहाँ से तैयार कर सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चाहे एसएससी हो या फिर बैंक हो, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, वो भी यहाँ से तैयार कर सकता है। हम यहाँ रोज़ एनालिसिस करते हैं। पिछले 2 दिन मैं एब्सेंट था और मैं आउट ऑफ स्टेशन था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीक में, यानी कि संडे को, मैं कंपाइल्ड करके आपको दे दूं। और जो पीडीएफ है वो इस क्लास की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम पे, उस पर मैं भेज दूंगा। और संडे को हम कंपाइल करके वीकली पढ़ेंगे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट बेस्ड होते हैं, राइट, वन लाइनर होते हैं, उसको हम भेज दें, पढ़ेंगे और देखेंगे। खैर, मेरा नाम है लोकेश चौधरी। आज है 6 जनवरी 2023 है, और चलिए आज की खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। तो पहली खबर द हिंदू की थी जो इम्पोर्टेंट थी, वो है कि तिरुपति में क्या है कि सबसे बड़ा, तिरुपति टू हैव लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि तिरुपति में क्या बनाया जाएगा कि एक लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा जो कि सबसे बड़ा होगा भारत का। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे ये लिक्विड वाला है, ठीक है, यानी कि इसमें लिक्विड जो भी वेस्ट होंगे उसको ट्रीट किया जाएगा। एनीवेज, तो ये जो औरतें हैं ये ग्रेवल्स के ऊपर क्या कर रही हैं, सैपलिंग्स लगा रही हैं, यानी कि ग्रेवल्स के ऊपर कुछ लगा रही हैं, पौधे टाइप के लगा रही हैं, राइट, देख रहे हैं। तो होगा ये कि ये जो प्लांट है ये भी इसका हिस्सा है। ठीक है, ये सैम्पलिंग भी इसका एक हिस्सा है, जिसमें क्या होगा कि जो भी वाटर आएगा, ठीक है, जो भी पानी आएगा उससे पहले इधर से होके गुजरना पड़ेगा। यानी कि अगर हम देखें तो ये एक फील्ड होगा, ठीक है, एक फील्ड होगा, इसमें ग्रेवल्स वगैरह हैं, प्लांट्स लगेंगे, ठीक है, जैसे कि ये बड़े होंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लांट होगा, यानी कि जो ट्रीटमेंट प्लांट होगा वो यहाँ होगा, और इधर से वेस्ट मटेरियल आएगा। ठीक है, तो जब ये आएगा तो जो भी सेडिमेंटेशन होता है, जो भी सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है, यानी कि जो ग्रेवल्स होती हैं, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये जब नीचे बैठ जाएंगे तो इस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, यानी कि प्लांट पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से ये ऐसे प्रोसेस चलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फायराइड, PHYTROID, फायराइड टेक्नोलॉजी से इसको बोलते हैं। और ये डेवलप किया है CSIR ने, ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी, जिसने डेवलप किया है, और ये इस प्रोसेस को देखेगा। ठीक है, और ये वहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उससे मिलकर ये चलाएगी, ठीक है, सरकार चलाएगी। एनीवेज, खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि जैसे कि कल न्यूज़ में था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सरकार ने क्या कहा है कि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है, राइट। करीब 20,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, यानी कि मिशन है, जिसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और फॉसिल फ्यूल्स को हम कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या होता है। खैर, अभी हमारा क्या है कि अभी हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे रिलायबल है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज़ पे, सोर्सेज पे हम रिलायबल हैं, किसके लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। ठीक है, वो चाहे एनर्जी में हो और एनर्जी में हो, तो हम किस चीज़ पे रिलाय हैं, ऑयल पे हैं। ठीक है, ऑयल पे हैं, पेट्रोलियम पे हैं, नेचुरल गैस पे हैं, कोल पे हैं, पेट्रोलियम पे हैं, कोल पे हैं, ठीक है, नेचुरल गैसेस पे हैं। तो इससे क्या है कि इससे जो कार्बन एमिशन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, कार्बन एमिशन, और ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये तो एक साइक्लिक रूप हो जाए, साइक्लिक है, तो ये बढ़ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं ऑयल के, ऐसा भी नहीं है। तो जिसकी वजह से सरकार ने कहा है कि हम ग्रीन गैस, ग्रीन हाइड्रोजन
ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ला रहे हैं, जिसके तहत हम क्या करेंगे कि जो हाइड्रोजन है उससे हम एनर्जी बनाएंगे, और ये ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट है। यानी कि इसमें कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होगा, ठीक है। और जो भी हमारा पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो भी हमारा प्लान है 2030 तक का एसडीजी में, क्लाइमेट चेंज में, तो उसमें हम अपने क्या करेंगे कि जो भी प्रोसेस है उसमें हम हेल्प कर पाएंगे। तो इस वजह से सरकार ने किया है। फ़िलहाल में हम ग्रीन हाइड्रोजन को हम एज अ कॉमर्शियल यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत अभी कॉस्टली है। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रोसेस है, जो हाइड्रोजन निकालने का प्रोसेस है, वो काफ़ी कॉस्टली है, ठीक है। तो जिसकी वजह से सरकार ने दो इनिशिएटिव किए हैं इसके तहत, ठीक है। इसमें कहा है कि एक होगा स्विफ्ट, ठीक, जिसके तहत हम इलेक्ट्रोलाइज़र को बनाएंगे। अभी मैं इसको बताता हूँ क्या होता है। और एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाउस, ठीक, ग्रीन हाइड्रोजन, आई एम सॉरी। तो इस पे होगा। अब निकाला कैसे जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। अभी हमारे यहाँ क्या है कि हाइड्रोजन H2O वाटर है, इसमें 2 है, ठीक है, ये 1 है, यानी कि 2:1 का रेशियो चलता है एटम का, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन का यहाँ पे मॉलिक्यूल है वो 1 है, यानी कि H2 है। तो यहाँ से ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। कैसे किया जाता है कि H2O ये पानी है, इसको हमने डाल दिया, वो किसी टैंक में भर दिया हमने वाटर। उसके बाद हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे क्या होगा, और इसमें इलेक्ट्रोलाइज़र डाल के, जैसे एक रॉड होती हैं सेल में, कैथोड एनोड, वैसे ही बैटरी में होती हैं, वैसे ही इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रोलाइज़र होगा जो क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइज़र में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इसके थ्रू, तो क्या होगा कि ये अलग कर देगा हाइड्रोजन को, ठीक है। और इस हाइड्रोजन को हम कलेक्ट करके और फिर इससे क्या करना पड़ेगा, ये एक फ्यूल की तरह काम करेगा, राइट। फ्यूल की तरह इन द सेंस कि जैसे हम बैटरी होती है तो बैटरी में 2 रॉड होते हैं, ठीक है, एक एनोड एक कैथोड, एनायन कैटायन। तो इसमें लिक्विड्स होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो क्या करते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और अपने अंदर एनर्जी क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसा ही क्या होगा कि एक ऐसे बैटरी टाइप होगा, उसमें क्या डाल दिया जाएगा, हाइड्रोजन डाल दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो केमिकल एनर्जी होगी वो किस में प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये सरकार का कहना है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ठीक है। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो पहला इम्पोर्टेंस है, इसका फ़ायदा क्या होगा, पहला इम्पोर्टेंस है ज़ीरो कार्बन, ठीक है। कार्बन हमारे यहाँ 0 हो जाएगा, और हम किस नॉन रिलायबल हो जाएंगे, नॉन रिलायबल ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि हम जो एनर्जी है उससे शिफ्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ, ठीक है। तो इससे और फ़ायदे ये हैं कि जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं, और क्या होगा कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, राइट। अगर इंडिया क्या है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, और यहाँ जो कंजप्शन की स्पीड है, जो रेट ऑफ कंजप्शन है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है, वो चाहे किसी भी चीज़ को लो। तो इसमें क्या है कि जो जापान की कंपनी है होंडा, उसने भी कहा है कि ठीक है हम प्रोड्यूस करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। और जो टोयोटा है, फिर हुंडई, ये कोरिया की कंपनी है, साउथ कोरिया की, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि हाँ हम आपके इनिशिएटिव का वो करते हैं, सराहना करते हैं, और हम जो भी अपनी आने वाली जो भी ऑटोमोबाइल्स होंगे, व्हीकल्स होंगे, हम इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि जो कि ग्रीन हाइड्रोजन से भी चल सके, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और जो अगर हम कहें
जो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके अभी फ़िलहाल पे, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। अगर ग्रीन हाइड्रोजन जब आएगा तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो डिसएडवांटेजेस ये है कि जो लोग पहले से अपनी गाड़ियाँ खरीद चुके हैं, यानी कि जो अभी अभी खरीद रहे हैं, तो वो या तो पेट्रोल है, ठीक है, या फिर डीजल है, या फिर क्या है, सीएनजी है, ठीक है। तो इनका जो शिफ्ट होगा, या अचानक से तो ये शिफ्ट नहीं हो जाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन पे, राइट। तो इनके लिए एक चैलेंज होगा कि अब इनको पेट्रोल कहाँ से मिलेगा। खैर ये अभी इतनी जल्दी नहीं हो रहा है, अभी 2030 तक कम से कम तो लग ही जाएगा कॉमर्शियल वायबल होने में। और इंडिया में कहा गया है कि अभी 300 से 400 रुपये किलो तक ग्रीन हाउस मिलता है, सॉरी ग्रीन हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है। तो 300 रुपये से 400 किलो पे, तो इससे अच्छा तो हमारा पेट्रोल है, तो लोग तो पेट्रोल ही प्रीफर करेंगे, पेट्रोल व्हीकल प्रीफर करेंगे, और ये जो 100 से नीचे है ये प्रीफर करेंगे। तो सरकार का कहना है, सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि जो भी प्रोडक्शन है प्रॉफिट है, उसको काट पीट के अगर हम 100 तक ले आते हैं तभी ये सक्सेसफुल है, ठीक है। 100 पर केजी ले आते हैं तभी ये सक्सेसफुल है, अदरवाइज ये सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है, और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा, और जिसमें हमें क्या करना है कि जो करीब 5000 मेट्रिक टन जो कार्बन होगा इससे कम हो जाएगा हमारे लेवल से। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है तो 5000 मेट्रिक टन पर ईयर कम हो जाएगा, और जिससे इन्वायरमेंट को बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये है। और जो इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक ग्रीन हाइड्रोजन की फैक्ट्री लगाई है यूएस के द्वारा, यूएस के ओहमियम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक लगाई गई है, और कर्नाटका में ये लगाई गई है, ठीक है। तो ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी है, कर्नाटका में लगी है, यूएस के पार्टनरशिप के द्वारा, ओहमियम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, इंटरनेशनल गैस के द्वारा। खैर, तो ये थी खबर ग्रीन हाउस से रिलेटेड। और इसमें जो बड़ा स्टेप है सरकार को लेने की वो है कि जो इलेक्ट्रोलाइज़र है ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। तो इसका जो मास प्रोडक्शन है वो इंडिया में अगर हो जाता है इलेक्ट्रोलाइज़र का, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है, जिससे क्या होगा कि चीज़ें आसान हो जाएगी और प्रोडक्शन वायबल हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। खैर आगे देखते हैं क्या होता है, सरकार इसमें कितनी सफल हो पाती है। खैर इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, और इसकी शुरुआत 2021 में इंडिपेंडेंस डे के दिन हुई थी। इसमें मोदी जी ने, हमारे पीएम साहब ने कहा था कि हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ले आएंगे। तो खैर अब ला दिया है सरकार ने। खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है जापान से आ रही है, काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट खबर है, और आने वाले देश के जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है उन सब के लिए है। इसमें है कि जापान क्या कर रहा है कि जो टोक्यो जो उसकी कैपिटल है, वहाँ पे लोगों को कह रहा है कि आप ये जगह छोड़ दीजिए, हम आपको पैसे देंगे, राइट। यानी कि आप ये जगह छोड़ दीजिए, हम आपको पैसे देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो टोक्यो के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। टोक्यो है वो जापान की कैपिटल है, बताइए। और ये क्या है कि मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड है, ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन करीब 39 मिलियन है। तो ये मोस्ट पॉपुलस सिटी है। तो सरकार कह रही है कि जो पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से हम चाहते हैं कि लोग यहाँ से शिफ्ट हों, गांव की तरफ जाएं, और जो और भी सिटीज़ हैं या फिर और भी रूरल एरियाज है जहाँ पे क्या है कि इकोनॉमी वगैरह अच्छे तरीके से नहीं चल रही है, उस वजह से वहाँ पे लोग शिफ्ट हों, ठीक है। तो ये एक चैलेंज भी है, और एक सभी देशों के लिए एक क्या कह सकते हैं कि एक पिक्चर भी है कि आने वाले देशों में क्या हो सकता है। तो जो ओवर पॉपुलेशन है टोक्यो में, वो बहुत बड़ी क्राइसिस बन चुकी है, क्योंकि वहाँ पे जो ओवर पॉपुलेशन है वो बर्डन क्रिएट कर रही है। किस चीज़ पे? वहाँ के रहने के लिए। तो जो सबसे महंगी सिटी भी मानी जाती है एक तरह से टोक्यो मानी जाती है, क्योंकि रहने के लिए यहाँ पे घर बहुत महंगे मिलते हैं। आपको ढूंढने के लिए, घर ढूंढने के लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने होते हैं।
और इससे क्या हो रहा है कि सिर्फ जो मेट्रोपॉलिटन यानी कि जो बड़ा शहर है इस पे बहुत सारे प्रेशर आ रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है कि ये अर्थक्वेक के जोन में आता है, सिस्मिक जोन में आता है, सिस्मिक जोन में आता है। और कभी भी यहाँ पे भूकंप आ सकता है, जिससे अगर आया तो एक डिज़ास्टर होगा, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है, यानी कि एक तो पॉपुलेशन रीजन है, दूसरा सिस्मिक जोन रीजन है, और तीसरा रीज़न ये है कि जो इसके आउटस्कर्ट्स हैं, आउटस्कर्ट्स ऑफ जापान आर अंडर स्ट्रेस इकोनॉमिकली। अगर जहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे वहीं तो इकोनॉमी बूम करेगी, वहीं तो मार्केट वगैरह चलेंगे। तो जो आउटस्कर्ट्स हैं यानी कि जो बाहरी क्षेत्र हैं जापान में, यानी कि टोक्यो को छोड़ के जो भी क्षेत्र हैं, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे इकोनॉमी अच्छे से चल नहीं रही, क्योंकि लोग रहना प्रेफर ही नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे मार्केट वगैरह नहीं चल रहे हैं, और जो लाइवलीहुड है वहाँ के लोगों की खतरे में एक तरह से दिखाई पड़ रही है। तो इस वजह से जापान की सरकार कह रही है कि आप चाहिए यहाँ से, ओवर पॉपुलेशन है, और जो भी आपकी फैसिलिटीज़ हैं हम वहाँ प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश है, और जो भी हम डेवलपमेंट है यहाँ पे वहाँ पे हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये सरकार ने एक तरह से एडवाइजरी जारी की है, और अप्रैल में कहा है कि ये लागू हम कर देंगे। तो आने वाले दिन में अप्रैल में कहा गया है। और पहले ये पैसे कम दिए जा रहे थे, पर अब कितने दिए जा रहे हैं? करीब 6 लाख येन दिए जा रहे हैं। येन यहाँ की क्या है? करेंसी है, टोक्यो, ठीक है। तो अगर हम जापान से क्रिएट करें तो जापान से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और फ़िलहाल में अगर हम करें, फ़िलहाल की अगर हम बात करें, फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो फ़िलहाल वहाँ के जो एक्स पीएम थे शिंजो आबे, उनकी डेथ हो गई, हत्या कर दी गई उनकी। और क्या कह सकते हैं, यहाँ की जो फिमी किशिदा यहाँ के क्या हैं, नए बने हैं, ठीक है। और जापान क्या है, हमारे क्वाड ग्रुप का मेंबर है। क्वाड 4 देशों का समूह है, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए है। और ये एक क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। और हम इंडिया जापान मैरीटाइम एक्सरसाइज करते हैं जापान के साथ, ठीक है। तो ये कुछ जापान के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर ये है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, और आशा करता हूँ कि मैं भी इस ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ पाऊँ जो फॉरेन से यहाँ खुले। खैर हुआ यह है कि यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत क्या कहा है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में अपने कैंपस सेट कर सकती हैं, ठीक है। तो यूजीसी के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है M जगदीश कुमार, पहली बात M जगदीश कुमार। और ये फॉर्मर JNU के VC रह चुके हैं, ठीक है। इससे पहले ये VC थे JNU के। तो इन्होंने कहा है, एक तरह से बनाया गया है, पॉलिसी बनाई गई है कि जो फॉरेन में यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में अपने कैंपसेस खोल सकती हैं, ठीक है, कैंपसेस खोल सकती हैं। और वो जो भी चाहें वो उस हिसाब से उनको रेगुलरिटी दी जाएगी, रेगुलेट किया जाएगा, यानी कि उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी। ये सबसे बड़ी बात बोली गई, यानी कि आप अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी चलाएंगे, आपका सिलेबस आप खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है, आप सिलेबस खुद डिसाइड करेंगे। और जो भी यहाँ की फैकल्टीज़ हैं जो भी, वो आप खुद हायर करेंगे। यानी कि इसमें थोड़ी सी ढील है कि आप फॉरेन फैकल्टी भी हायर कर सकते हैं और इंडियन स्टाफ भी हायर कर सकते हैं। उसके बाद जो फ़ी रेगुलेशन की बात है वो इनके हिसाब से होगा, यानी कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको फ़ी का जो है स्ट्रक्चर वो खुद से सेट कर सकते हैं, और इसमें सरकार यूजीसी कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी। और इनके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा, हर एक चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी इंडिया में। और कोशिश ये है कि जो भी 500 से टॉप 500 में जो भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं वो यहाँ पे अपने कैंपसेस खोलें। और जो भी पैसे जो फ़ी है वो अपने हिसाब से मेंटेन करेंगे, यानी कि अगर वो क्रॉस बॉर्डर अपने पैसे दूसरे देशों में भी भेज रही हैं तो मेंटेनेंस के तहत सरकार के जो भी पॉलिसी है उसके तहत अगर भेज रही है तो उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यूजीसी ने कहा है कि आपको पूरी तरह से आज़ादी है, आप आइए, खोलिए यूनिवर्सिटी खोलिए।
और जो भी कैंपसेस हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है कि आप ऑनलाइन नहीं चलाएंगे, आप ऑनलाइन नहीं चलाएंगे, और वो भी कोई डिस्टेंस कोर्स नहीं देंगे, ओपन यूनिवर्सिटी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ऑफलाइन क्लासेस आप चलाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अगर हम कहें तो टर्म्स एंड कंडीशन है यूजीसी के द्वारा। और यूजीसी ने कहा है कि हम कभी भी आके आपको इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हैं बिना बताए भी। तो एक तरह से कहा गया है कि आप आइए, खोलिए। और एक बहुत अच्छा डिसीजन है, और इस पे सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी ये है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसके तहत बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। और एक ये बदलाव अभी क्या आया है, यूजीसी ने कर दिया है कि जो फॉरेन कैंपसेस हैं वो आके इंडिया में खोलें। ठीक है, एनीवेज, खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि फ्रांस और इंडिया के बीच डायलॉग स्थापित हुआ है, यानी कि सिक्योरिटी और डिफेंस पे बात हुई है। और इनकी मीटिंग थी, ये फॉरेन मिनिस्टर हैं वहाँ के, तो इन्होंने बात की थी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वहाँ के, एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, और इनसे बात हुई। ये इंडिया पे थे, तो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से भी बात इन्होंने की, और हमारे पीएम साहब से भी मिले, और उसके बाद एनएसए हमारे अजीत डोभाल जी भी, उनसे भी बात की। तो काफ़ी मिली जुली बात थी और अच्छी बात थी, और सिक्योरिटी और डिफेंस को लेके बहुत गंभीरता से बात हुई। और दोनों सरकारों ने कहा है कि हम आपको एक दूसरे को सहयोग करें, और बायलैटरल जो रिलेशन है उसको मजबूत करने की कोशिश करें और उसे आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो ये बात है। फिलहाल अगर हम इंडिया और फ्रांस की बात करें, तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, राइट। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है इमैनुअल मैक्रोन, राइट, इमैनुअल मैक्रोन। और ये एक यूरोप की कंट्री है, ईयू का कंट्री है। और फ्रांस की अगर हम पेरिस से बात करें, तो पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका यहाँ पे हेडक्वार्टर है। और इसके नाम से एक पेरिस एग्रीमेंट भी आया था। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट ये किस पे था, क्लाइमेट चेंज पे था। ये क्लाइमेट चेंज पे था, जिसमें कहा गया था कि जो हमारी जो अर्थ की टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री हो गई, यानी कि हम 1.5 डिग्री इंक्रीज कर चुके हैं एवरेज टेम्परेचर, उसको कम करना है। यानी कि हमें 2 डिग्री अगर बढ़ जाती है तो 2 डिग्री से हमें कम लाना है। तो ये इसका क्लाइमेट चेंज पे एग्रीमेंट था पेरिस के नाम से। ठीक है, और इंडिया फ्रांस की बात करें तो हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, शक्ति करते हैं। एक्सरसाइज की बात करें तो आर्मी में, वरुणा करते हैं नेवी में, और गरुणा करते हैं किस में, एयरफोर्स में, राइट। तो एयरफोर्स में। और इंडिया और फ्रांस के बीच में क्या हो सकता है, इंडिया और फ्रांस की बात अगर और हम करें तो इसमें इंडिया और फ्रांस किसके हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के क्या हैं, अगुवाई देश, यानी कि फाउंडर कंट्रीज है, जिसमें करीब 183 देशों ने सिग्नेचर कर लिया है। और फ्रांस क्या है, एक सब ट्रॉपिकल कंट्री है जहाँ से सन की किरणें बहुत आती हैं इसके यहाँ, तो ये सोलर अलायंस का मेंबर है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है, राइट, गुरुग्राम में, गुड़गांव कह सकते हैं, जो इसका नाम चेंज हो गुरुग्राम हो गया। तो ये एक इंटरनेशनल ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। तो ये याद रखने वाली बात है, ये एग्जाम में पूछता है। खैर, तो इंडिया फ्रांस की ये बात है। और इंडिया फ्रांस ने ये भी बात की कि जो भी अभी प्रॉब्लम चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, उस पर भी इन्होंने बात की। खैर, एक तरह से हमें रिश्ते बहुत अच्छे हैं फ्रांस से हमारे। और खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि कैप्टन शिवा चौहान, ये एक ईएमई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक कैप्टन है, जिनकी पोस्टिंग हुई है सियाचिन में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पहली ऐसी वुमेन है जिनको कुमार पोस्ट पे क्या मिली है, पोस्टिंग मिली है। और ये ईएमई से हैं, कैप्टन रैंक की हैं। ठीक, खैर, तो आज के लिए इतना ही। और 2 दिन के लिए माफ़ी चाहता हूँ, और उसकी जो कंपाइलेशन है मैं कोशिश करूँगा कि संडे को मैं दे दूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ द डे टुडे। और आपको अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे और लोगों की हेल्प हो। और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये अच्छा लगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए रखिए, बाय बाय।
टेक केयर।